नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह काव्य खंड में पाठ 2 पतंग के बारे में पढ़ेंगे। पाठ शुरू करने से पहले इस कविता के कवि के बारे में जान लेते हैं। पतंग नामक कविता जो हमारे पाठ्यक्रम में है, इसके कवि हैं आलोक धनवा जी। आलोक धनवा जी का जन्म सन 1948 ईस्वी मुंगेर बिहार में हुआ था। पहली कविता जनता का आदमी जो इनकी प्रमुख रचना थी, सन 1972 में प्रकाशित हुई। उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां से इन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई। दुनिया रोज बनती है इनका एकमात्र कहानी संग्रह है। आलोक धनवा जी को प्रमुख सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसमें राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, पहल सम्मान प्रमुख हैं। जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं वहाँ मेरा क्या है, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना उधर है। 7वें-8वें दशक में कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की। सन 1972-73 में प्रकाशित इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को जवानी याद रही हैं। आलोचकों का तो मानना है कि उनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया, इसका मूल्यांकन अभी ठीक से हुआ नहीं है। सन 72 से लेखन आरंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह सन 98 में प्रकाशित हुआ। काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं, क्रियाशील रहे हैं। उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और रंग, कर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी की है। पाठ्यपुस्तक में ली गई कविता जो है आलोक धनवा जी के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। पतंग नामक कविता जो इस पाठ्यपुस्तक में ली गई है, ये आलोक धनवा जी के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्यपुस्तक में शामिल किया गया है। पतंग के बहाने कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों की सुंदर वर्णन हुआ है, देखने को मिलता है। बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण इस कविता में किया गया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग इस पतंग नामक कविता में किया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं। बाल मन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी नई दुनिया में ले जाती है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहाँ छतों के खतरनाक कोनों से गिरने का भय है, तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे बार बार नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादों के अंधेरे के बाद शरद ऋतु के उजाले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो आइए बच्चों, पतंग नामक कविता शुरू करते हैं। सबसे तेज बौछारे गईं। कविता क्या है? पतंग। सबसे तेज बौछारे गईं, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बाँस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि
शुरू हो सके सीटियों किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। कवि कहते हैं सबसे तेज बौछारें गईं। बौछारें मतलब जो वर्षा ऋतु में छोटी छोटी बूंदें पड़ती हैं उनको कहा गया है बौछारें। सबसे तेज बौछारें गई। कभी कहते हैं कि बरसात के मौसम में जो तेज बौछारें पड़ती हैं, छोटी छोटी बूंदें जो तेज गति से पड़ती हैं वे चली गई, मतलब समाप्त हो गई। और भादो गया। कवि के कहने का मतलब है भादो का महीना बीत गया। भादो माह की विदाई के साथ साथ क्या हुआ, सवेरा हुआ। कैसा सवेरा? शरद ऋतु का सवेरा। ऋतु परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। शरद ऋतु का सवेरा हुआ। इस समय उगने वाले सूरज के बारे में कवि कहते हैं कि खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। कैसा सवेरा हुआ? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा शरद आया पुलों को पार करते हुए। सवेरे उगने वाले सूरज में खरगोश की आंखों जैसी लालिमा होती है। कवि शरद ऋतु का मानवीकरण करते हुए कहता है कि अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाते हुए और कैसे घंटी बजाते हुए जोर जोर से उस साइकिल की घंटी बजाते हुए पुलों को पार करते हुए, ठीक है, पुलों को पार करते हुए आ रहा है। क्या आ रहा है? शरद ऋतु का सवेरा। और जैसे किस तरीके से आ रहा है? जैसे पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए। कैसे आ रहा है? जैसे पतंग उड़ाने वाले जो बच्चे हैं उनके झुंड को बुला रहा है। अर्थात कवि कहते हैं कि शरद ऋतु के आगमन से उमंग या खुशी का जो माहौल बन जाता है बच्चों के अंदर, कवि उसी के बारे में कहते हैं कि शरद ऋतु ने आकाश को क्या कर दिया है? आकाश को इतना मुलायम बना दिया है कि पतंग ऊपर उड़ सके, ठीक है, कि पतंग ऊपर उड़ सके। इतना मुलायम शरद ऋतु ने आकाश को बना दिया है, कर दिया है कि ताकि पतंग ऊपर उड़ सके। और ऐसा माहौल बनाता है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ क्या कहा है कवि ने? पतंग के बारे में कहा है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। अर्थात बच्चे दुनिया की सबसे पतले कागज़, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके। कि जो बच्चे हैं दुनिया की सबसे पतले कागज़ और बाँस की सबसे पतली लकड़ी से बने पतंग को उड़ा सकें। इन पतंगों को उड़ता देखकर बच्चे क्या करते हैं कि शुरू हो सके सीटियों किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। इन पतंगों को उड़ता देखकर बच्चे सीटियाँ बजाने लगते हैं और किलकारियाँ मारने लगते हैं। इस शरद ऋतु में रंग बिरंगी तितलियाँ भी उड़ती हुई दिखाई देती हैं। आसमान में बच्चे भी तितलियों के समान कोमल और नाजुक होते हैं। यहाँ बच्चों द्वारा पतंगे उड़ाए जाने पर उड़ती व कटती पतंगों को देखकर किलकारियों और सीटियों की बाल सुलभ ध्वनि चारों तरफ सुनाई देती है। बच्चों की बाल सुलभ भावनाओं को अभिव्यक्ति तितलियों जैसी मानकर कवि कहता है कि बच्चों की बाल सुलभ भावनाओं की अभिव्यक्ति एकदम तितलियों की जैसे होती है। यहाँ विशेष में होगा बच्चों कि पूरी कविता आप देखिए कि मुक्तक छंद में रचित है। कवि ने शरद ऋतु के आगमन का अत्यंत सुंदर और मनोहारी चित्रण कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। कवि ने बाल सुलभ भावनाओं का चित्रण अत्यंत ही सुंदर ढंग से किया है। शरद ऋतु का घंटी बजाकर साइकिल चलाते हुए आना एक अत्यंत सुंदर एवं सार्थक क्या है? बिंब योजना का प्रदर्शन करना है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि जितना हमने समझाया आपको समझ में ज़रूर आया होगा। धन्यवाद बच्चों।